हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ उन क्वेश्चनों के साथ-साथ में जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उनको भी साथ-साथ में डिस्कस और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। और आपके ये भी बताने जाना चाहता हूँ, जो भी आपके एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी की इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। और इसके साथ साथ में जो भी साथी पीडीएफ, आप क्या नाम, पीडीएफ के लिए आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाइएगा, टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ की डेली डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, तो सबसे पहले नंबर पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोग को डेली की डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा यहाँ पे है। पहले प्रश्न की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को यहाँ पे मनाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बात किसकी हो रही है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अभी कब मनाया गया है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 18 दिसंबर को ये हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यहाँ पे। अब जरा इसके हम मुख्य फैक्ट जो साथ में निकल के आते हैं उसको भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा को पहचानने हेतु 18 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी का मतलब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिन साथियों को प्रवासी का मतलब होता है जो एक देश से दूसरे देश में यहाँ पे आए हुए हैं, या आप ऐसे सोचते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग जाते हैं उनको बोला जाता है प्रवासी। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। या अगर हम इसकी और बात करते हैं, यह दिवस सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों को सदस्यों को अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपनाने की वर्षगांठ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1990 से अपनाया था। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये कब से मनाया जाता है या कब से अपनाया गया था, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, 18 दिसंबर 1990 से इसको क्या किया जाता है, इसको अपनाया जा रहा है। अगर इस बार के हम थीम की बात करते हैं, तो इस बार की थीम जो 2020 की इस बार की थीम है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, रीइमेजिनिंग ह्यूमनिटी मोबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, इस बार की इसकी थीम हो जाएगी। अगर इसकी हम बात करते हैं, विषय पर प्रवासियों पर जीवन कोविड-19 प्रभाव को विशेष महत्व दिया है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब क्या, जो कोविड-19 के दौरान चीज़ें जो हुई हैं उस पे एक महत्वपूर्ण इफेक्ट यहाँ पे की बात की गई है। तो इसीलिए 18 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या हो जाएगी, रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे अगर हम यहाँ पे साथ में याद रखना। अगर इसकी टैगलाइन की बात करें, तो टैगलाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, टैगलाइन भी इसके साथ में संबंध, कभी कभार आपसे टैगलाइन भी एग्जाम में पूछ ली जाती, आ स्टेप टावर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी आप लोगों की टैगलाइन है, ये भी साथ में आप लोगों को याद रखनी। और ये देखो यहाँ पे किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये लोग साथ में जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से याद रखते हैं, ताकि आप लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ये कब मनाया था, 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, AIFF ने AFC एशियन कप 2027 की मेजबानी हेतु उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पे कर दी है। तो जरा सभी साथी ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि आखिर इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, या इस क्वेश्चन के लाने का उद्देश्य क्या है हमारा। तो समझेंगे जरा पे, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, AIFF की, और इसके बाद में AFC की बात हो रही, एशियन कप 2027 की मेजबानी हेतु उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पे कर दी है। तो जरा समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसके चीजें क्या है। सबसे पहले नंबर पे तो हम ये समझ लेते हैं कि AIFF क्या है। यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AIFF। जो साथी इसे नोट करना चाहे उसको साथ में नोट डाउन कर लें। कभी कभार क्या होता है कि आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो AIFF क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अब बात यहाँ पे ये हो रही, एशियन कप की मेजबानी 2000 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। तो जैसा कि आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये सब चीजें आपको पता चल गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, AFC ने 2027 की मेजबानी औपचारिक घोषणा कर दी है, जो भारत में आयोजित की जाएगी। मैंने क्या बताया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए जाता है क्योंकि इसकी जो मेजबानी है
वो कौन करने वाला है? भारत करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम इसके और फैक्ट की बात करते हैं, भारत ने 2017 में फीफा अंडर कप 2017 की यहाँ पे मेजबानी की। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि 10 यहाँ पे अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको पिछला वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी मेजबानी 2017 में फीफा अंडर विश्व कप की मेजबानी किसने? भारत ने की थी। और यह 2022 में फीफा अंडर महिला विश्व कप और एफसी मेजबानी भी करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि फीफा अंडर 17 जो विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी भी भारत ने की थी, और 2022 में जो होने वाला है उसकी भी मेजबानी भारत करेगा, और एएफसी महिला एशियाड में कप की मेजबानी भी भारत करेगा। तो ये भी साथ साथ में अभी लोगों को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। अगर और बात करते हैं, भारत का 2027 का अभियान शक्तिशाली लोगो लॉन्च के दौरान सब सामने आया है, जो महत्वाकांक्षा, विभिन्नता और ध्यान एवं भावना को दर्शाता है, जिस पर शाही बाग का प्रतीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो एक तरीके लोगो लॉन्च किया, या आप लोगों को लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये 2027 का क्या है? लोगो है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या आप लोगों को चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगर इसकी हम स्लोगन की बात करें तो इसका स्लोगन क्या हो जाएगा? स्लोगन क्या हो जाएगा आपका? स्लोगन होता है आपका ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर। देखो होता क्या है स्लोगन, और आप लोग थोड़ा सा थीम में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि आखिर इसका डिफरेंस मतलब क्या होता है। देखो स्लोगन मतलब रहता है कि हमेशा वो जैसे टैगलाइन किसी की हो गई, जैसे हमने करंट अफेयर की जो टैगलाइन दे रखी कि आप करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान छपेगा आपके दिमाग में, तो ये क्या हो गया? एक आपकी स्लोगन हो गया, ठीक है। अब यहाँ थीम की बात, थीम हमेशा चेंज होती रहती है। थीम क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। जिस जिस अकॉर्डिंग से चीजें जो हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें होती रहती हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से निकल? एशिया कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और अगर हम बात करें 2022 फीफा अंडर कप की जो महिला विश्व कप है उसकी मेजबानी कौन? भारत करेगा। और ये 2027 का यहाँ पे जो लोगो लॉन्च किया गया उसको महत्वाकांक्षा को समझाया गया, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा हुई है। अगर इसकी स्लोगन की बात करें तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर टुगेदर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, इसरो ने सफलतापूर्वक नया संचार उपग्रह CMS-01 यहाँ पे लॉन्च कर दिया। जरा इसको समझेंगे ध्यान से कि आखिर ये क्या है। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, क्वेश्चन कैसे, देखो मेरा मतलब रहता है कि आपको पूरी चीज सिखा सके मैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किसने अपना नया संचार उपग्रह CMS-01 यहाँ पे लॉन्च कर दिया? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? इसरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कुछ अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल के आ जाएंगे, समझने ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात हो रही है। तो यहाँ पे भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यानी कि इसरो का जो संचार उपग्रह है उसका नाम क्या है आपका, क्या बताएंगे? CMS-01 इसका नाम यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, CMS-01 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से PSLV C50 द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर इसकी हम और बात करते हैं, 11 साल से निर्बाध सेवा देने वाले पुराने दूरसंचार उपग्रह GSAT-12 की जगह ये काम करेगा। तो ये भी हिसाब से आप क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो CMS-01 अभी लॉन्च किया गया ये किसकी जगह लेने वाला है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? GSAT-12 की जगह ये लेने वाला है, ठीक है। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। यहाँ पे यह भारतीय भूमि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह को कवर करते हुए विस्तारित सी बैंड में प्रसारणी सेवा को जारी करेगा। यानी कि इसका कुछ एरिया भी क्या कर दिया गया, यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। इसको एरिया को क्या कर दिया गया? निर्धारित कर दिया गया। कहाँ कहाँ होगा ये? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह को सी बंड की सजा पे सर्च करें। ये आपका कुछ इस तरीके से क्या है, ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को याद हो गए होंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में CMS जो लॉन्च किया गया वो किसने किया? इसरो ने किया है। और ये जो जगह किसकी लेने वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा? GSAT यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। यहाँ पे आगे बात हो रही है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर की बात हो रही है। इसको भी साथ में समझ लेते हैं कि इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि डे से रिलेटेड आपसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा
हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो जरा समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अल्पसंख्यक जो डे है वो आपका कब मनाया गया, 18 दिसंबर को मनाया गया। अभी मैंने आपको पीछे ही बात की है, तो 18 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, वो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसके फैक्ट के साथ में बात कर लेते हैं आखिर इसके मतलब क्या। अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकारों की रक्षा हेतु 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके अधिकार की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें तो माइनॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसका लक्ष्य क्या है, मतलब इसका टारगेट क्या रखा गया है, यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्ति को बहुसंख्यकों के जैसे प्रभावी समानता मिले। यह समुदायों को सशक्त बनाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब क्या कि जैसा कि और माइनॉरिटी के लोग हैं और जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उनको ये सब चीजें क्या होती हैं कि क्या नाम उसमें क्या करते हैं, समुदाय को प्रभावी बढ़ाने की क्षमता को यहाँ पे प्रसारित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी और हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1922 को यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे इसकी शुरुआत कब की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 दिसंबर 1900 यहाँ पे 22 की बात हो रही है। हालांकि ये पहली बार 18 दिसंबर 2013 में इसको भारत में मनाया गया था। कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें भारत की बात कर ले कि भारत में कब मनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 दिसंबर 2013 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा और आप लोग ऐसी क्लास को देखिएगा जिससे कि आप लोग उन चीज़ों को सीख सकें। अगर आप तक अंत तक बने रहते तो आप लोग, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप लोग को करंट अफेयर पढ़ने में आपके आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डेली आप लोग क्लास ले आइएगा और जो साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना है। ठीक है, समझ में आ गया आज तक सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया सभी साथियों को, 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है कौन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 18 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पे बात हो रही है संगीत उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से सभी साथी समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है या इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है उस्ताद अभी हाल ही में, देखो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस्ताद इकबाल अहमद खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा कि ये संगीत थे, ये संगीत से संबंधित थे, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड कर रहे थे। ठीक है, उस्ताद इकबाल अहमद खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका ये किससे संबंधित, तो आंसर क्या आ जाएगा, संगीत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से सभी साथी को और समझ लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के उस्ताद इकबाल अहमद का 66 वर्ष के थे और दिल्ली में निधन हो गया। मत कहाँ पे हो गया, यहाँ पे दिल्ली में इनका निधन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। संगीत के दिल्ली घराने में उनका पालन पोषण हुआ था, मतलब घराने होते हैं, मैंने आपको कई बार इनको चीज़ों को बताया भी है कि, और अगर उन्होंने अमीर खुसरो की संस्कृत कृतियों को बढ़ावा दिया है। तो ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है, जो भी साथी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं, तो उन सभी को लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से मिलते रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको इग्नोर ना करिएगा, पॉइंट को आप लोग जरूर तैयार के साथ में करते चलिएगा, जिससे कि आप लोग वो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उनको आप टैकल कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे हम और समझते हैं, उन्होंने दिल्ली दरबार की स्थापना, जिसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत पुनर्जागरण 2019 अपना शास्त्रीय आयोजन यहाँ पे किया था। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, इनका जो अंतिम था, इन्होंने कब किया था, दिल्ली दरबार में 2019 में अपना पहला शास्त्रीय आयोजन यहाँ पे किया था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम इनके पुरस्कार की बात करते हैं, तो 1993 में इनको गायन आचार्य का पुरस्कार मिला और 1998 में संगीत रत्न और सौरभ का यहाँ पे पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है, अहमद खान। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये किससे संबंधित थे, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले, पूरी चीजें आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे करवा दी गई है। ठीक है, अब जरा आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे बात हो रही, कोलकाता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर समर्पित संग्रहालय बनाया केंद्र। यहाँ पे अब जरा समझेंगे यहाँ पे कि आखिर इसका क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है कि कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर समर्पित संग्रहालय बनाया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर समर्पित संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, कोलकाता, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन का देखो तरीका होता है कि आप क्वेश्चन किस तरीके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो संग्रहालय है वो कहाँ पे मनाया जा रहा है, ये कोलकाता में मनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा हम क्या करते हैं, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपसे निकल के आ रहे हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही, केंद्र सरकार ने 125वीं, यहाँ पे सभी साथियों को, ये भी आप सभी साथियों को याद रखना है, कौन सी जयंती इनकी मनाई जाएगी, 125वीं जयंती इनकी मनाई जाएगी। और वो कब मनाई जा रही है, तो ये भी साथ में समझ ले, 23 जनवरी को क्या है, इनका जन्मदिन है। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जा रहा है, ये कोलकाता में मनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस पर समर्पित संग्रहालय यहाँ पे स्थापित करने की प्रस्ताव को दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करते हैं, सरकार ने लाल किले और दिल्ली में नेताजी वर्तमान संग्रहालय का विस्तार करने का भी फैसला लिया हुआ है। कहने का मतलब इनके दो संग्रहालय और बने हुए, एक तो लाल किले में बना हुआ है और दूसरा बना हुआ नेताजी यानी कि जो दिल्ली में बना हुआ है, ये आपका इसको विस्तार, विस्तार का मतलब उन चीजों को और आगे बढ़ा देना। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे जरा समझते हैं। यहाँ पे केंद्र छात्रों ने फेलोशिप के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तकों को फिर से प्रिंट कराने का यहाँ पे विचार कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो भी उससे मतलब जेआरएफ नेट जो कर रहे हैं और जो उन चीजों में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के साथ साथ में क्या करना है उनको है कि आप लोगों को करना क्या है कि आपको जो उनकी पुस्तक है उसको फेलोशिप के साथ साथ प्रिंट कराने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, पूरी चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे और बात करते हैं तो ऐतिहासिक दस्तावेजों यानी कि क्लिपिंग्स, फोटो यादगार और अन्य सामग्री के यहाँ पे लाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि अभी यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, नेताजी अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर समर्पित संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोलकाता। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन से नंबर की जयंती मनाई जा रही है, 125वीं जयंती मनाई जा रही है, कब मनाई जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 जनवरी 2021 को इनकी जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरीके से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्थापित, यहाँ पे बात हो रही है, ये इस तरीके से कुछ चीजें आप लोगों की समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 17 स्थान नीचे आ गया है यहाँ पे। अब जरा समझेंगे यहाँ पे मानव स्वतंत्रता सूचकांक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल भी एक सूचकांक आप लोगों को बताया था, तो वो आप लोगों को आप क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोगों को बताना कि कौन सा उसमें हमने आप लोगों को सूचकांक बताया था। और कल अगर जिन जिन साथियों ने क्लास को ध्यान से देखा होगा उन साथियों को पूरी बात पता होगी। हाँ, मैं उसका नंबर आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडिया का उसमें स्थान कौन सा रहा है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 131वें स्थान पे वो रहा है। अब आप लोगों को करना कि आप लोग अपने जो नोट्स आपने नोट्स बनाए उनमें देखिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें उसमें किसमें, एक नंबर पे कौन था, नॉर्वे था। ठीक, मैंने इतना आप लोगों को हिंट दे दिया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक यहाँ पे बात हो रही है। तो अब यहाँ पे बात इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपसे ये जो है भारत 17 स्थान यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझ लेते सभी साथी। दुनिया भर के नागरिक आर्थिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता रैंकिंग वाले मानव स्वतंत्रता सूचकांक ने भारत को 162 देशों में 111वें स्थान पे रखा है। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, 111वां स्थान यहाँ पे भारत का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ष 2019 में भारत सूचकांक में 94 स्थान पे था। मतलब क्या है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि 17 स्थान ये नीचे आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे जरा बढ़ते हैं, यहाँ पे 2019 का भी आप सभी साथी याद रखेंगे। 2019 का कितना था, 94 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भारत चीन और बांग्लादेश से आगे है। भारत और चीन बांग्लादेश से क्या है, आगे आगे जो क्रमशः 2020 में 129 और 139वें स्थान पे यहाँ पे नाम इसका आ रहा है। ठीक है, यहाँ सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ने पहले 3 स्थान पे यहाँ पे हासिल कर लिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हांगकांग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरी बात। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 111 यहाँ पे स्थिति है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा और तीसरे नंबर पे हांगकांग यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।
और मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन से कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई मेहनत की जा रही है, तो आप लोग प्लीज़ नए साथियों को जोड़िएगा, नए लोगों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और आप लोग पूरा का पूरा वीडियो, जो लोग देख रहे हैं वो लोग पूरा वीडियो देखा करें। ऐसा ना कीजिए कि आप लोग 2 मिनट में आए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग 2 मिनट के वीडियो में देखने में आप लगता है कि आप लोग करंट अफेयर को फंसा पाएंगे? कभी नहीं फंसा पाएंगे। अगर आप देख रहे हो 30 मिनट की वीडियो में आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं, उससे आपको 20 से 30 क्वेश्चन वहां पे निकल के आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से सभी समझेंगे। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मेरा तात्पर्य ये रहता है कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें सिखाई जा सके और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कल छूट जाता है या किसी तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कराना चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर ऐड कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी ध्यान से हो सके। ठीक है, आगे जरा समझेंगे इसका। आगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आगे है यूएनईपी ने 2020 चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड यहाँ पे घोषणा कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप लोगों को याद रखना, यूएनईपी ने अभी हाल ही में कौन से अवार्ड की घोषणा की है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चैंपियन ऑफ द अवार्ड अर्थ की यहाँ पे आपकी घोषणा की। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिन साथियों ने कल की क्लास देखी होगी उसमें एक इंडियंस थे, उनका भी मैंने यहाँ पे नाम को जिक्र किया था कि उनको वहां पे इकलौते हैं जिनको भारत की तरफ से मिला है। अब आपको कमेंट में उनका भी नाम लिख के बताना कि ये इंडिया के थे, इनको ये चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो आपको चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी तो वो पहले नंबर पर क्लास को जरूर देखें जाके। ठीक है, यहाँ पे जरा समझेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम विजेताओं की बात करें तो यहाँ पे विजेता कौन हो जाएंगे, फ्रैंक वेनी मरामा, ये फिजी के पीएम है। और अगर इनकी बात करें तो फेबियन लीजेंडर्स हैं, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और अगर और बात करें तो मिंडी लुवेर, ये यूएसए के हैं। और यहाँ पे जो लास्ट हैं नीम नेट नेकिमो, यहाँ पे जो इक्वाडोर के हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ की अभी जो घोषणा की गई है, किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, यूएनईपी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी चीजें सीख पा रहे होंगे। आगे जरा समझते हैं इसको। ठीक है, आगे समझते हैं। और ये देखो फोटो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी कि इन जिनको अभी पुरस्कार की घोषणा की गई है उनके यहाँ पे फोटो भी आप लोगों को दे रखे हैं। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ की जो घोषणा है वो आपको किसके द्वारा की गई, यूएनईपी के द्वारा घोषणा की गई है। आगे जरा समझते हैं यहाँ पे, आगे आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, समझेंगे ध्यान से जरा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आरबीआई ने उदय कोटक को फिर बनाना कोटक महिंद्रा का एमडी यहाँ पे। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। कोटक महिंद्रा ने अभी हाल ही में किसको अपना एमडी बना लिया है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा ने किसको एमडी बना लिया, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा उदय कोटक, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, उदय कोटक इनका अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से सभी साथी समझेंगे इस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके निकल के आने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी जो भी आपकी चीजें होंगी 3 वर्षों के लिए उदय कोटक को कोटक महिंद्रा का प्रबंध यहाँ पे निदेशक कर दिया। तो देखो कोटक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नाम आ रहा है और कोटक ही ये क्या इनके नाम में लगा हुआ, तो ऐसा भी आप लोग इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो नियुक्ति है वो 3 वर्षों के लिए यहाँ पे कर दी गई है। इसके साथ साथ आरबीआई ने 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा के संयुक्त एमडी के रूप में यहाँ पे नियुक्त को मंजूरी दे दी है। मतलब संयुक्त रूप से जो होंगे तो कौन होंगे, प्रकाश आमटे होंगे या दीपक गुप्ता होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें उदय कोटक कोटक महिंद्रा में बैंक संस्थापन और प्रमोटर के साथ में इन्होंने काम किया हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये कौन है, उदय कोटक। मेरा मतलब ये होता है करंट अफेयर का कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करिएगा और इसके साथ साथ में आप लोग चीजों को सीखिएगा।
ठीक है, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसा पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा उदय कोटक हो जाएगा, जो कोटक महिंद्रा के एमडी यहाँ पे बनाए गए। दो लोग यहाँ पे संयुक्त रूप से बनाए गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त रूप से एमडी बनाए गए। अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना है यहाँ पे। आगे जरा हम बात करते हैं कि प्रो सचिता दक्षिण विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति यहाँ पे बना दिए गए। देखो, मेरा मतलब होता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, जो एग्जाम में आने के उसके अगर 1% भी चांस होते हैं तो उसको मैं जरूर कराता हूँ, कि आपको कोई भी चांस मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर का जो चीजें हैं वो आपको तैयार ना कर पाए आप लोग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, दक्षिण विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। दक्षिण विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर संचिता को यहाँ पे नियुक्त दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। प्रोफेसर संचिता रॉय मुखर्जी, इनका पूरा नाम क्या है, प्रोफेसर संचिता राय मुखर्जी को दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय का पहला कुलपति यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ वे उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। यहाँ पे एक अर्थशास्त्र इकोनॉमी के प्रोफेसर थे। इसके बाद में अगर इनकी और बात करते हैं, इन्होंने 2005 से 7 और 2011-13 में विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रमुख रूप से 52 साहित्य रचनाओं को प्रकाशित किया है। कहने का मतलब क्या है कि दक्षिण विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर संचिता इनकी यहाँ पे राय मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। अगर इसकी और बात करते हैं तो ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और 2005 से 2007 और 11 के 2013 के बीच में इन्होंने क्या है, कई सारी इन्होंने पुस्तकों का विमोचन भी किया, कई सारी पुस्तकों की इन्होंने रचनाएं भी की। तो उनमें 52 भाषाओं की यहाँ पे बात, 52 साहित्य रचनाओं की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। और साथ साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपको सही लगे आप उन चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जो चीज नोट डाउन कर लेते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि आप वीडियो को बार बार नहीं देख पाएंगे। एक बार वीडियो को देखिएगा, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा हम देखते हैं, चीजें आप लोगों को डिटेल्स में पूरी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आप लोग अंत तक आ गए, अगर आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देख लिया है, तो आप लोग जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, उन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब साथ में कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। और उस अपडेट को आपको कई सारे साथी बोलते कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि अपडेट यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा सेशन को, और आप लोग अपना कोई अगर चाहे तो आप डेली उठिएगा, अपना कोई टारगेट फिक्स करिएगा, जिससे कि आप उसको डेली की डेली दिन भर में आप उसको अचीव करने की कोशिश जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप सेशन को शेयर करिएगा, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी फेसबुक ग्रुप हैं, या जो भी आपके फ्रेंड हैं जो इस तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी सेशन आप लोगों को यहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हो। और कमेंट करके तो आप लोगों को डेली बताना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछे, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि एक जो मानव क्षमता सूचकांक आज लॉन्च किया है, ऐसा कल ही एक सूचकांक जारी किया था, वो सूचकांक का नाम क्या है। ठीक है, ये भी मैंने सभी साथियों से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और इसके बाद में कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पे और चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों को डेली की डेली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। और इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली की डेली जो पीडीएफ है, आप जो भी आपकी नोटिफिकेशन है, वहां से आप लोगों को साथ में मिलती रहेगी। इसके साथ साथ में आप लोग जो भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी गई हैं, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में और उसको ध्यान से आपको समझ के चीजों को करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरा कोई समझ में, मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई चीजें समझ में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को एक चीज और, मैंने आप कल एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें आप लोगों को जो रेलवे एनटीपीसी के जो छात्र हैं और उनको क्या है एग्जाम छुट्टी देखने में प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने बाकायदा डिटेल्स में चीजों को बताया हुआ है, तो वो भी सभी साथी क्या कर सकते हैं, उस चीजों को ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।